सकते। कीमत रेखा या बजट लाइन एक्स और वाई वस्तु के उन सारे कॉम्बिनेशंस को दिखाती है जो उपभोक्ता दी गई आय, दी गई एक्स वस्तु की कीमत और दी गई वाई वस्तु की कीमत से खरीद सकता है। All possible combinations of x and y which the consumer can purchase with given income, given price of x and given price of y. जब x और y वस्तु की निर्धारित कीमतों पर निश्चित आय से जो संभव संयोग उपभोक्ता खरीद सकता है उन्हें दर्शाने वाली रेखा को कीमत रेखा या बजट रेखा कहा जाता है। ये जो बजट रेखा है, फॉर एग्जाम्पल द इनकम ऑफ कंज्यूमर इज 10,000, एक्स वस्तु की कीमत है 2,000 रुपए, वाई वस्तु की कीमत है 1,000 रुपए। तो 10,000 में क्या क्या कॉम्बिनेशन है एक्स और वाई के? पहला कॉम्बिनेशन कि वो सारी इनकम एक्स पर खर्च कर दे तो 5 इकाइयां एक्स और 0 वाई। दूसरा कॉम्बिनेशन कि वो 4 एक्स खरीदे और 2 वाई खरीद ले। तीसरा कॉम्बिनेशन वो 3 एक्स और 4 वाई खरीदे। चौथा कॉम्बिनेशन 2 एक्स और 6 वाई खरीदे, 1 एक्स और 8 वाई खरीदे और 0 एक्स और 10। अगर वो सारी इनकम वाई पर खर्च करता है तो 0 एक्स खरीद पाएगा और 10 वाई की मात्रा खरीद सकता है। ये आपकी बजट लाइन है जहां हमने ओ एक्स एक्सेस पर एक्स वस्तु की मात्रा और वाई एक्सेस पर वाई वस्तु की मात्रा ली है। एक्स एक्सेस पर ली गई मात्राएं ये दिखा रही हैं कि 10,000 रुपए में अगर 1,000 एक्स की कीमत है, वाई की कीमत है, तो वो 10 इकाइयां मैक्सिमम वाई की खरीद सकता है। और अगर वो सारी आय एक्स पर खर्च करे तो वो 5 इकाई एक्स की खरीद सकता है और 0 वाई खरीद सकेगा। अगर हम इन दोनों पॉइंट्स को मिला देते हैं तो हमारे पास आ जाती है बजट लाइन या बजट रेखा। इस बजट रेखा पर ये सारे संभव संयोग उपभोक्ता खरीद सकता है। ये वो अधिकतम मात्राएं हैं जो उपभोक्ता 10,000 रुपए की सहायता से 2,000 रुपए की जब एक्स की प्राइस है और 1,000 रुपए की जब वाई की प्राइस है तो खरीद सकता है। कीमत रेखा पर सारे संभव संयोग आ जाते हैं एक्स और वाई के, जो अधिकतम मात्राएं उपभोक्ता एक्स की और वाई की दी गई आय की सहायता से खरीद सकता है। सो दिस इज द बजट लाइन। अब इस बजट रेखा में 3 तरह से परिवर्तन हो सकते हैं। 3 कांस्टेंट मान के चले थे हम। पहली बात प्राइस ऑफ एक्स दिया गया है, दूसरी बात प्राइस ऑफ वाई दिया गया है, तीसरी बात उपभोक्ता की आय दी गई है। अब परिवर्तन भी इन 3 चीजों के परिवर्तन के कारण ही होंगे। हमने पहली चीज ली, अगर एक्स वस्तु की कीमत चेंज हो जाए, जब एक्स वस्तु की कीमत में परिवर्तन होंगे तो कीमत रेखा में कैसे परिवर्तन होंगे? एक्स वस्तु जब सस्ती हो जाएगी तो उपभोक्ता एक्स की पहले से ज्यादा मात्रा खरीद पाएगा। वाई तो उतनी की उतनी रहेगी, एक्स की कीमत चेंज हुई है, कम हो गई है, तो वो एक्स की ओ बी की बजाय ओ सी मात्रा खरीद सकता है। कीमत के कम हो जाने पर एक्स वस्तु की वो एक्स की ज्यादा मात्रा खरीदेगा, जिससे कि कीमत रेखा शिफ्ट होकर ए बी की बजाय हो जाएगी ए सी। एक्स वस्तु की कीमत के कम हो जाने पर उपभोक्ता एक्स वस्तु की ज्यादा मात्रा खरीद पाएगा और कॉम्बिनेशन में भी एक्स और वाई की मात्राएं बढ़ जाएंगी। अगर एक्स वस्तु की कीमत बढ़ जाए तो उपभोक्ता पहले से एक्स की कम मात्रा खरीद पाएगा। उसकी कीमत रेखा का जो ओरिजिन है वो ओ बी की बजाय एक्स एक्सेस पर ओ डी आएगा। तो अब उपभोक्ता के लिए प्राइस लाइन हो गई ए डी।
एक्स वस्तु की कीमत में अगर परिवर्तन होगा तो कीमत रेखा एक्स एक्सिस पर ही, तो ये है एक्स वस्तु की कीमत पर कीमत रेखा ऊपर की ओर, और एक्स वस्तु की कीमत बढ़ जाने पर कीमत रेखा नीचे की ओर खिसक जाती है। दूसरा कीमत रेखा में परिवर्तन हो सकता है जब वाई वस्तु की कीमत में परिवर्तन हो। सेम वाई वस्तु की कीमत में परिवर्तन है तो वाई एक्सिस पर चेंजेस आएंगे। वाई की कीमत के कम हो जाने पर वाई एक्सिस पर कीमत रेखा ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाएगी, वाई ए से ए वाई 1 हो जाएगी। और अगर वाई वस्तु की कीमत बढ़ जाए तो कीमत रेखा, क्योंकि वाई की कम मात्रा खरीद पाएंगे, हेंस कीमत रेखा शिफ्ट होकर ए वाई नॉट हो जाएगी। तो कीमत वाई वस्तु की कीमत बढ़ जाने पर कीमत रेखा नीचे की ओर वाई एक्सिस पर, और वाई वस्तु की कीमत कम हो जाने पर कीमत रेखा वाई एक्सिस पर ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाएगी। तो दो वेरिएबल, एक्स वस्तु की कीमत अगर बढ़ जाए या कम हो जाए और वाई वस्तु की कीमत अगर बढ़ जाए या कम हो जाए तो कीमत रेखा ऊपर या नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाती है। तीसरा जो फैक्टर अफेक्ट करता है कीमत रेखा को वो है उपभोक्ता की आय। अगर उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होगा तो भी कीमत रेखा में परिवर्तन होंगे। मान लीजिए प्रारंभिक कीमत रेखा है ए, उपभोक्ता की आय बढ़ जाए तो उपभोक्ता वाई वस्तु की भी ज्यादा मात्रा खरीद सकता है और एक्स वस्तु की भी ज्यादा मात्रा खरीद सकता है। इसलिए कीमत रेखा समानांतर, एक एक्सिस पर नहीं, दोनों एक्सिस पर पैरेलल शिफ्ट हो जाएगी। आय के बढ़ने पर हो जाएगी बी, ए से शिफ्ट होकर हो जाएगी बी। और अगर उपभोक्ता की आय कम हो जाए तो ये कीमत रेखा पैरेलल नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी और हो जाएगी सी। उपभोक्ता की आय के बढ़ने पर कीमत रेखा ऊपर की तरफ और उपभोक्ता की आय के कम होने पर कीमत रेखा नीचे की ओर शिफ्ट हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। तो इस तरह से तीन तरीके से उपभोक्ता की कीमत रेखा में परिवर्तन होते हैं, या तो एक्स वस्तु की कीमत बदल जाए या वाई वस्तु की कीमत बदल जाए या उपभोक्ता की आय बदल जाए। अगर आय बदलेगी तो पैरेलल शिफ्ट होगा, समानांतर होगा, और अगर एक्स वस्तु की तो एक्स एक्सिस पर चेंजेस होंगे, और अगर वाई वस्तु की कीमत चेंज होगी तो वाई एक्सिस पर चेंजेस आएंगे कीमत रेखा में। Next concept is consumer equilibrium. Consumer equilibrium जो कि ये दिखाता है कि उपभोक्ता अपनी सीमित आय से अधिकतम संतुष्टि कैसे प्राप्त कर सकता है। उपभोक्ता संतुलन वो स्थिति है जिसमें उपभोक्ता कोई परिवर्तन करना नहीं चाहता। उपभोक्ता अपनी दी गई आय को जिस प्रकार से एक्स और वाई वस्तु पर खर्च कर रहा है वो ऑप्टिमम तरीका है, वो मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फेक्शन दे रहा है, अधिकतम संतुष्टि दे रहा है। So consumer equilibrium is that position or that situation in which the consumer do not want to change his present position. जो वर्तमान स्थिति है उसमें वो कोई चेंज नहीं चाहता। Why? Because he is maximizing his satisfaction given कि निश्चित आय से वो अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर रहा होता है। तो उपभोक्ता संतुलन वो स्थिति है जिसमें उपभोक्ता कोई परिवर्तन करना नहीं चाहता क्योंकि वो वर्तमान आय को इस प्रकार से एक्स और वाई पर खर्च कर रहा है कि उसे मिलने वाली संतुष्टि अधिकतम। प्रेजेंट तरीके से अलग किसी भी प्रकार से अगर वो खर्च करता है एक्स और वाई पर, की संतुष्टि का स्तर पहले से कम हो जाएगा। इसलिए उपभोक्ता इस प्रकार से खर्च करता है कि उसे मिलने वाली संतुष्टि अधिकतम हो।
तटस्थता वक्र विश्लेषण से उपभोक्ता संतुलन को निकालने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत है। फर्स्ट इज प्राइस लाइन, सेकेंड इज इंडिफरेंस मैप, कीमत या बजट रेखा, और दूसरा तटस्थता मानचित्र। कीमत रेखा जो कि एक्स और वाई वस्तु के उन विभिन्न संयोगों को दर्शाती है जिससे उपभोक्ता एक्स और वाई वस्तु और गिवन इनकम से खरीद सकता है। All possible combinations of x and y which the consumer is able to purchase, he is able to have with given income of price of given income, given price of x and given price of y. दूसरी चीज हमें संतुलन जानने के लिए चाहिए इंडिफरेंस मैप। इंडिफरेंस मैप तटस्थता मानचित्र। तटस्थता मानचित्र उपभोक्ता की संतुष्टि के विभिन्न स्तरों को दिखाता है और ये ग्रुप ऑफ इंडिफरेंस कर्व है। इंडिफरेंस मैप इज द ग्रुप ऑफ इंडिफरेंस कर्व्स which shows various levels of satisfaction. तटस्थता मानचित्र तटस्थता वक्रों का समूह है जिससे उपभोक्ता को विभिन्न संतुष्टि के स्तर प्राप्त होते हैं, जो ये प्रदर्शित करता है, जो ये शो करता है कि कौन कौन से लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन उपभोक्ता को प्राप्त हो सकते हैं। डिफरेंट लेवल्स ऑफ सेटिस्फेक्शन इज शोन बाय द इंडिफरेंस मैप। उपभोक्ता संतुलन की दो शर्तें हैं तटस्थता वक्र एनालिसिस से। फर्स्ट शर्त, प्राइस लाइन शुड बी अ टेंजेंट लाइन टू इंडिफरेंस कर्व। कीमत रेखा तटस्थता वक्र रेखा की स्पर्शीय रेखा होनी चाहिए। प्राइस लाइन शुड बी अ टेंजेंट लाइन टू इंडिफरेंस कर्व। कीमत रेखा तटस्थता वक्र की स्पर्शीय रेखा होनी चाहिए। जब प्राइस लाइन तटस्थता वक्र की स्पर्शीय रेखा होती है तो तटस्थता वक्र का स्लोप और कीमत रेखा का स्लोप एक दूसरे के बराबर होता है। प्राइस लाइन, द स्लोप ऑफ प्राइस लाइन एंड द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। कीमत रेखा का ढाल और तटस्थता वक्र का ढाल। इंडिफरेंस कर्व का जो ढलान है, स्लोप है, दैट इज इक्वल टू डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। चेंजेस इन वाई ओवर चेंजेस इन एक्स। एक्स की एक अतिरिक्त इकाई को प्राप्त करने के लिए वाई की जितनी मात्रा उपभोक्ता छोड़ने को तैयार होता है उसके अनुपात को हम तटस्थता वक्र का ढाल कहते हैं, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। And slope of price line is px by py. x वस्तु की कीमत बटे y वस्तु की कीमत। मान लीजिए अभी हमने एग्जांपल में लिया था कि x 2000 और y 1000 रुपए की है तो 2000 बटे 1000, 2/1। जहां पर इंडिफरेंस कर्व का स्लोप 2/1 होगा और प्राइस लाइन का स्लोप भी 2/1 होगा, वहां पर उपभोक्ता अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर रहा होगा। सो दिस इज द फर्स्ट कंडीशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। उपभोक्ता के संतुलन की ये पहली शर्त है। डायग्रामेटिकली अगर हम दिखाएं, इससे पहले ये भी समझिए दूसरी कंडीशन है तटस्थता वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होना चाहिए। इंडिफरेंस कर्व मस्ट बी कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब क्या है दूसरी शर्त का? कि घटती सीमांत प्रतिस्थापन दर होनी चाहिए। x की एक अतिरिक्त इकाई के लिए y की जो सीमांत प्रतिस्थापन दर है वो घटनी चाहिए। जैसा कि हमने पीछे देखा 3:1, 2:1 एंड 1:1। तो जब आपकी तटस्थता वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होते हैं, जब ऐसी शेप होती है इंडिफरेंस कर्व की कि जैसे जैसे हम x की अतिरिक्त इकाई लेते हैं y की घटी हुई मात्रा छोड़ने को तैयार होते हैं, तब दूसरी शर्त पूरी हो रही होती है। जहां ये दोनों शर्तें पूरी होती हैं
वहां पर उपभोक्ता संतुलन की स्थिति पाई जाती है। ये देखिए, ये ओ एक्स एक्सिस पर एक्स वस्तु और ओ वाई एक्सिस पर वाई वस्तु है। तीन इंडिफरेंस कर्व्स हैं, IC1, IC2, जो कि अलग अलग संतुष्टि के उपभोक्ता संतुलन को ज्ञात करने के लिए संतुष्टि के अलग अलग स्तरों को दिखा रहे हैं। इंडिफरेंस कर्व 1 पर इंडिफरेंस कर्व से ज्यादा, IC2 पर IC1 से ज्यादा संतुष्टि प्राप्त हो रही है। उपभोक्ता अपनी दी गई आय की सहायता से X और Y वस्तु के विभिन्न संयोग खरीद सकता है। फॉर एग्जाम्पल, वो ये भी खरीद सकता है, 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 और ये भी खरीद सकता है, और ये सारे भी विद इन प्राइस लाइन और ओवर प्राइस लाइन, कीमत रेखा के ऊपर और कीमत रेखा के अंदर जो भी संयोग है वो उपभोक्ता अपनी गिवन इनकम से खरीद सकता है। तो उसके पास सारे कॉम्बिनेशन है, इसमें से उसे अधिकतम संतुष्टि कहाँ प्राप्त होगी, वो हाईएस्ट इंडिफरेंस कर्व पर कहाँ होगा। अब उपभोक्ता की संतुष्टि के दोनों शर्तें, पहली शर्त, indifference curve should be a tangent, price line should be a tangent line to indifference curve. This is at point E, जहां पर स्लोप ऑफ प्राइस लाइन और स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे के बराबर हैं। हेंस संतुलन की पहली शर्त E बिंदु पर पूरी हो रही है। और आप वैसे भी देख सकते हैं कि इन सारे बिंदुओं में जो उपभोक्ता परचेज कर सकता है, इन सारे बिंदुओं में E जो है वो अधिकतम संतुष्टि के स्तर को दिखाता है। इस पर दूसरी शर्त भी पूरी हो रही है, जहां indifference curve is convex to the origin. Marginal rate of substitution X for Y is decreasing. अगर ऐसा ना होता कि ये कॉन्वेक्स नहीं होती और कॉन्केव होती, तो क्या होता? अगर ये कॉन्वेक्स की बजाय कॉन्केव होती, उन्नतोदर की बजाय नतोदर इंडिफरेंस कर्व होता, तो आप देखिए वो ये खरीद सकता है, ये खरीद सकता है, ये खरीद सकता है, ये खरीद सकता है, और A, B, C इन सारे संयोगों को वो खरीद सकता है। A, B, C ये वाले सारे संयोग खरीद सकता है। लेकिन हमारी पहली शर्त पूरी हो रही है A पर, जहां प्राइस लाइन इंडिफरेंस कर्व की स्पर्शीय रेखा है, लेकिन ये तो मिनिमम सेटिस्फेक्शन का पॉइंट है। B उससे ऊंचे इंडिफरेंस कर्व पर है और C उससे भी ऊंचे इंडिफरेंस कर्व पर है। तो अगर इंडिफरेंस कर्व कॉन्केव टू द ओरिजिन होगा तो पहली शर्त पूरी होने पर हम मिनिमम संतुष्टि पर होंगे। इसलिए दोनों शर्तों का पूरा होना जरूरी है। पहली शर्त, तटस्थता वक्र मूल प्राइस लाइन के टेंजेंट हो, यहाँ पर ई पॉइंट पर ये कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन है, और दूसरी शर्त तटस्थता वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर है। इसलिए ई पॉइंट उपभोक्ता संतुलन की स्थिति है, जहां वो x की OX मात्रा और y की OY मात्रा खरीद रहा है। जब वो x की OX मात्रा और y की OY मात्रा अपनी गिवन इनकम से पॉइंट E पर खरीदता है तो उपभोक्ता की संतुष्टि अधिकतम होती है, उसकी सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम होती है। So today we have done consumer equilibrium. It's an important question. They may be, what do you mean by indifference curve? Explain consumer equilibrium with the help of indifference curve analysis. तटस्थता वक्र विश्लेषण से आप क्या समझते हैं? तटस्थता वक्र विश्लेषण की सहायता से
उपभोक्ता संतुलन की स्थिति का वर्णन करें। अगर यहाँ तक कोई बात आप लोगों को क्लियर नहीं है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एनी पॉइंट विच इज नॉट क्लियर